ओके जनाब, अब हम शुरू करते हैं। चलो जी माहित भाई देखो, इन्होंने, हम बहुत दिनों से कह रहे थे ना 1 मिलियन मॉर्गेज, 1 मिलियन मॉर्गेज। मैं कितने दिनों से कनेडियन गवर्नमेंट को कह रही थी सारी दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ हैं, ਸਾਨੂੰ ਵੀ दे दियो कोई, ਅਸੀਂ भी, साड़ी भी जान छुटे। हो गया? हाँ हो गया। ये देखें जरा, ये आज मेलानी जोली ने अनाउंस किया है कि एग्जैक्टली $1 मिलियन हम देंगे यूक्रेन को, शाजिया को नहीं। एग्जैक्टली $1 मिलियन है जी। तो ये इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो सेक्स क्राइम्स जो हैं एलिजिडली ये कहते हैं जो रशियन ट्रूप्स कर रहे हैं, अब वी डोंट नो ये कितना ट्रूथ है, लेकिन ये कहते हैं जी कि ये जो रशियंस हैं ये बड़ा सेक्स क्राइम्स कर रहे हैं यूक्रेनियंस के अगेंस्ट। तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहते हैं कि ये सेक्सुअल वायलेंस जो अगेंस्ट विमेन एंड किड्स है, इसको आप देखें। इस सिलसिले में जो कनाडा है हमारा, 10 RCMP ऑफिशियल्स और कनाडा के सिविल लॉ एनफोर्समेंट एक्सपर्ट्स जो हैं वो इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनकी हेल्प करेंगे। तो उसके लिए जो पैसे इन्होंने मुझे देने थे $1 मिलियन, वो अब वो फिर से यूक्रेनियंस को दे रहे हैं। व्हाट इज दिस माजिद भाई? देख लो, मैं भी, मेरा ख्याल है यूक्रेन में शिफ्ट हो जाऊं, है जी। जी अच्छा जी, इसके अलावा जी ये जो मैस शूटिंग हुई थी टेक्सास में, तो अब इसके ऊपर जो है कनाडा की जो गवर्नमेंट है उसकी भी जरा आंखें खुल रही हैं। तो आज हमारे दो जो ऑफिशियल्स हैं, एक तो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब और एक जो हमारे पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर हैं मार्को मेंडिसिनो, उन्होंने कहा है जी कि हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं आने वाले दिनों में। खासतौर पर ट्रूडो साहब ने कहा है कि हमारे जो लिबरल गवर्नमेंट के जो हमने प्रीवियसली जो लॉज लेकर आए थे, गन लॉज, उनको हमें और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और 1500 मॉडल्स के वेरिएंट असॉल्ट स्टाइल फायर आर्म्स जो हैं हम कर सकते हैं बैन, और इसके ऊपर जल्दी कुछ दिनों में बात होएगी। और जो सेफ्टी मिनिस्टर हैं मार्को मेंडिसिनो, उन्होंने भी कहा है कि हम अब ये जो हमने पहले अनाउंस किया था कि जब भी आप किसी को गन देने लगते हैं तो उसका लाइसेंस की वेरिफिकेशन करें और जो है उसका बिजनेस रिकॉर्ड चेक करें और फिर ये दें, तो हमें इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, लेकिन हम सारों को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में जी ये इनकी सारी आज बातें हुई हैं, तो अब देखेंगे थोड़े दिनों में ये आता है कि नहीं आता सामने इनका। अच्छा जी, कल तो हुई बड़ी गर्मा गर्म जो है कंजर्वेटिव पार्टी की जो रेस थी, जिसके अंदर सारे कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स जो थे, जिनके बारे में हमने आपको बताया था, रोमन बाबर हैं और जॉन शिरे हैं, Pierre Poilievre हैं और लेस्ली ल्यूइस हैं और पैट्रिक ब्राउन हैं और स्कॉट एचसन भी जो हैं वो भी कल देखेंगे फ्रेंच डिबेट के अंदर। तो ये ज़्यादातर बात लग रहा था कि शायद गन कंट्रोल पे होएगी, लेकिन नहीं हुई। इसमें जो डिबेट शुरू हुई, ये जो क्यूबेक के जो कंट्रोवर्शियल बिल्स हैं, बिल 96 एंड बिल 21, इनके ऊपर ज़्यादातर डिस्कशन हुई। पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि बिल 96 जो है कनाडा के चार्टर ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम्स जो है उसके अगेंस्ट है, और जो जॉन शेरे हैं उन्होंने भी यही कहा कि ये जो इस तरह की बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि जो Pierre Poilievre है ये अपने जो हैं ओपिनियंस चेंज करते रहते हैं। बिल 21 के ऊपर Pierre Poilievre ने कहा कि नहीं, ये गलत बात है। उन्होंने कहा जी शेरे साहब ने फिर कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको बिल्कुल भी न्यूट्रल स्टैंस इसके ऊपर नहीं लेना चाहिए। लेस्ली लुइस ने कहा कि ये जो बिल 96 है ये बड़ा बैड है। इसी तरह के कंसर्न्स जो हैं रोमन बाबर और एचसन ने जो हैं, स्कॉट एचसन ने, उन्होंने भी शो किए। इसके अलावा जॉन शेरे और Poilievre जो है वो ज़्यादातर उनके, चूँकि वो फ्रेंच में हमने आपको कल ही बताया था बड़े वो फ्लुएंट हैं, तो वो अपने नोट्स को नहीं देख रहे थे, मगर बाकी लोग काफ़ी नीचे जो है सिर कर करके जो हैं वो देख रहे थे। और जनाब फिर इसके अंदर और पैट्रिक ब्राउन ने भी नहीं देखा, कम देखा, लेकिन देखा सही। इनके पास कुछ जो नोट्स थे वो थे, तो कुछ इन्होंने जो है वो देखा है। Pierre Poilievre जो है उनके ऊपर फिर इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि ये अपनी पोजीशंस जो हैं ये फ्लिप फ्लॉप करते रहते हैं, पैट्रिक ब्राउन ने कहा, और फिर कहा कि जी ये अगेंस्ट हैं वैक्सीन मैंडेट्स के भी। तो Pierre Poilievre ने फिर से उसको रिफ्यूट किया और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो समझ नहीं आती, पैट्रिक ब्राउन को कहा कि तुम जो है तुम्हारे ऊपर किस तरह जो है जो कुछ तुम्हारे साथ ओंटारियो में हुआ था एज अ लीडर, तो उसके ऊपर कैसे लोग ट्रस्ट एज अ लीडर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है अब जो जॉन शेरे हैं इनका भी जो था, उनको उन्होंने इनको पैट्रिक ब्राउन साहब ने उनको भी किया। उन्होंने कहा जो तुम्हारा रिकॉर्ड है एज क्यूबेक का प्रीमियर वो कोई इतना अच्छा नहीं है। और इसके अलावा इन्होंने जो है चाइना के ऊपर बात की सब लोगों ने। पैट्रिक ब्राउन ने कहा कि Pierre Poilievre को कि तुम्हारे जो बड़े करीबी ताल्लुकात है हवावी के साथ, तुम सपोर्ट करते रहे हो, उसको बताओ। Pierre Poilievre ने कहा कि नहीं, कनाडा जो है वो अपने इकोनॉमिक और डेमोक्रेटिक इंटरेस्ट जो है उनको बैलेंस कर सकता है और उसके साथ साथ हम चाइना को भी कन्फ्रंट कर सकते हैं।
इसके अलावा उन्होंने कहा जॉन शेरे को कि आप अपना बताएं कि आप तो जो हैं बड़ा वो काम करते रहे एज अ कंसल्टेंट फॉर हवावी, तो आप अपना जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, तो यानी काफ़ी एक दूसरे के ऊपर जो है वो किए, जो है वो क्रिटिसाइज किया एक दूसरे को, लेकिन ज़रा थोड़ा हौला ही रखा क्योंकि हर किसी की इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए ज़रा जो है बचत हो गई है, बचत हो गई, मगर फिर भी सेंटर पॉइंट जो थे पेरी थे। हाँ, वही थे, वही ज़्यादातर। Pierre was the center point and because he is leading in polls. Yes, that's right. तो जाहिर है कि हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तानी एक दूसरे की टांग खींचते हैं, इधर भी काफ़ी टांगें खींची जाती हैं। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा नहीं है, ऐसे पाकिस्तानी तो ही बदनाम है माजिद। हाँ जी, हाँ है ये मतलब मजाक है हर वक्त पाकिस्तानियां का मजाक उड़ाना, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, हम मानेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हाँ बिल्कुल नहीं मानेंगे, एब्सोल्युटली नॉट। है जी, हम कोई गुलाम है? है जी, अच्छा जी, ओके जनाब। अच्छा जी, ये जो हैं अब आपको पता ही है कि बस कुछ ही दिन रह गए हैं उसके लिए, जून 2 के जो इलेक्शंस हैं उनके लिए, तो अब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन बने हैं। एक जो पोलिंग स्टेशन है टोरंटो का डाउनटाउन के अंदर, ये स्पिडाइना और जो है ये फोर्ट यॉर्क के ऊपर, यहाँ पे पहले 116 पोलिंग स्टेशंस होते थे, खासतौर पे जब 2018 का इलेक्शन हुआ था। इसको जनाब ड्रास्टिकली रिड्यूस करके 29 पोलिंग स्टेशंस कर दिए हैं। और जो इलेक्शंस कनाडा है उस ऑन्टेरियो इलेक्शंस ऑन्टेरियो जो है उसका कहना है कि ये इस तरह से, चूंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग के ऊपर हम कर रहे हैं जोर, और इजियर और फास्टर होएगा, अगर कम होंगे लोग फटाफट आएंगे और ये काम करेंगे। इसके अलावा जो इस साल इन्होंने चीज़ें जो इंट्रोड्यूस की हैं, ई पोल बुक्स और वोट टैब्यूलेटर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, बैंक टेलर्स यूज़ किए हैं, तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि चीज़ें जो हैं बड़ी फास्ट पेस पे चलेंगी। तो लेकिन फिर भी हम आपको कहते हैं कि अभी भी कुछ दिन रह गए हैं, एडवांस पोल्स में जाके अपने जो है डालें, आखिरी दिन का इंतज़ार ना करें क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें आखिरी दिन होंगी। हमारे जो ऑन्टेरियो के अंदर 4 मेन लीडर्स हैं, उनमें से जो 3 लीडर्स हैं हमारे जो कि ये रेस लड़ रहे हैं, वो उनकी अब सारी कॉन्सेंट्रेशन आ गई है लॉन्ग टर्म केयर्स के ऊपर। तो ये जो हैं फोर्ड साहब और ग्रीन पार्टी के माइक श्नाइडर साहब और जो हैं एंड्रिया हॉर्वेथ और स्टीवन डेल डुका, ये सारे जो हैं अब डिफरेंट बातें जो हैं उनको एक जगह पे लग रहा है कि इकट्ठा कर रहे हैं। अच्छा, ग्रीन पार्टी ने कहा कि हमारी जो मेन फोकस होएगी वो लॉन्ग टर्म केयर पे होएगी और हम जो है ज़्यादा ये एल्डर केयर जो है उसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हैं। एनडीपी ने तो पहले ही इसके ऊपर बड़ी बात की है, उन्होंने कहा कि नॉन फॉर प्रॉफिट हम इसको कर देंगे या म्यूनसिपैलिटीज़ को रन करेगी और हमने इसके लिए फंड्स जो हैं वो रखे हैं। लिबरल पार्टी कहती है कि हम इनके जो लाइसेंसेस जो हैं उनको स्टॉप कर देंगे, जो फॉर प्रॉफिट जो हैं वो लाइसेंसेस जो है इनके साथ निगोशिएट करेंगे और इनके साथ जो है NGOs और म्यूनसिपैलिटीज़ के साथ काम करने की कोशिश करेंगे। ग्रीन पार्टी कहती है कि हम इनके जो फंड्स हैं 10% तक बढ़ा देंगे। तो यानी कि अब ज़्यादा कंसंट्रेशन इनकी जो है लॉन्ग टर्म होम्स के ऊपर आ गई है। और वो कह रहे हैं जी, इसके अलावा जो पीसी पार्टी है उन्होंने जो ये सारे इनकी ऑप्शंस जो हैं उनको रद्द किया। उन्होंने कहा जी हम तो इन ऑप्शंस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ज़्यादा जो हैं और ज़्यादा हम बनाएंगे, तो 30,000 और हम बेड्स जो हैं ताकि इंक्रीज करेंगे, हाँ को इंक्रीज करेंगे बट 2028 ताकि इन लोगों को अच्छी सहूलत दी जा सके। क्यूबेक के अंदर जी एज क्विकली एज टुमारो जो है ये जो मंकी पॉक्स आ गया है उसके लिए वैक्सीनेशन शुरू हो सकती हैं। इसका जो जिक्र है आज क्यूबेक के इंटरम पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर डॉक्टर ल्यू बोयल्यू ने किया है आज, और उन्होंने कहा है जी कि हमारे पास पहले तो 20 केसेस थे, अब 25 हो गए हैं, कुछ केसेस जो हैं अंडर रिव्यू हैं, तो लगता है मुझे कि ये 30 तक केसेस को टच करेंगे। और अभी एक है अंडर 18 ईयर्स एज है उसकी, तो वो भी अंडर आइसोलेशन है, तो अभी हम पता करा रहे हैं, लेकिन चूंकि ये केसेस बढ़ सकते हैं इसलिए हमने जो है फैसला किया है कि जल्दी से वैक्सीनेशन इसकी शुरू कर दी जाए मंकी पॉक्स के लिए। टोरंटो पुलिस जो है वो कह रही है जी कि कार जैकिंग के केसेस बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। कल के दिन में सिर्फ स्कारब्रो के अंदर 4 जो है कार जैकिंग्स के वाक़े सामने हुए हैं। पहली जो हुई थी मैक्लेविन एवेन्यू और ग्रीन स्पायर रोड पे हुई। यहाँ पे एक बंदा अपने ड्राइववे में था, एक आदमी आया, उसने गन दिखा के उससे जो है गाड़ी मांगी और लेके उसको भाग गया। दूसरा जो था वाक़या वो हुआ यहाँ पे मॉर्निंग साइड एंड शेपर्ड एवेन्यू में, वहाँ पे एक आदमी अपने ड्राइववे में था, उसको भी इसी
तरह फायर आर्म दिखाया गया और वो जो है व्हीकल लेके भाग गया वो जो आदमी था। थर्ड कैनेडी रोड एंड ग्लैम ऑर्गन एवेन्यू पे हुआ और यहाँ पे वो आदमी आया, उसने गन दिखाई और वो फिर से भाग गया उसके साथ। चौथा जो वाकया हुआ वो फार्मेसी और मैकनिकॉल के एवेन्यूज़ में हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि उस आदमी ने गन दिखाई भी और अपना वो व्हीकल मांगा भी उससे, लेकिन वो व्हीकल जो है वो लेके उसका भाग नहीं सका, तो अब वैसे ही गाड़ी लिए बगैर चला गया। लेकिन अब इन वाक़यों में टोरंटो पुलिस ने कहा है कि एटलीस्ट द थिंग इज़ कि कोई इंजर नहीं हुआ, लेकिन वो बार बार लोगों को कह रहे हैं कि जैसे आप ऑन करके गाड़ी को अंदर चले जाते हैं, गाड़ी रन करती रहती है, स्पेशली अगर लग्जरी कार है तो ऐसा ना करें और जो है उसका ख्याल करें और कैमराज इंस्टॉल वगैरह करें ताकि पता चले अगर कोई भाग रहा है तो जाहिर है कि वो नज़र आ जाएगा वहाँ पे कैमरे के अंदर, तो फिर उनको पकड़ना आसान हो जाएगा। स्टैट्स कनाडा की जनाब आज खबर आई है और उसके मुताबिक जो रिटेल सेल्स हैं कनाडा के अंदर वो तकरीबन अप्रैल के महीने में भी अनचेंज रहीं और उनका ख्याल है कि 60.1 बिलियन की जो सेल्स थी वो वैसे तो सेम ही रहीं, लेकिन जो कार डीलर्स थे उनसे वो नीचे आ गई, क्योंकि कार डीलर्स जो हैं ज़ाहिर है आप सोच ही सकते हैं कि गाड़ियाँ खरीदी नहीं किसी ने होंगी, तो वो सेल्स जो हैं थोड़ी सी नीचे आई। तो उन्होंने कहा कि ओवरऑल सेल्स जो हैं वो 1.4% राइज़ की थी, लेकिन जो हैं ये ज़्यादातर स्टडी हैं और मार्च में इन्होंने कहा था कि ये जो सेल्स हैं कुछ ऊपर की तरफ रुझान दिखा रही हैं लेकिन ज़्यादा नहीं दिखाई, तो लेकिन रिटेल ट्रेड जो है उसमें लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि ज़रा थोड़ी स्टडी ही रही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ड्रास्टिकली ऊपर चली गई हैं सेल्स किसी चीज़ की, विच यू कैन अंडरस्टैंड दैट कॉस्ट ऑफ पेट्रोल बहुत हाई हो गई है तो उसकी वजह से लोग अब कॉशियस ही हैं। वही वाला हाल हो गया लोगों का जो पेंडेमिक में था कि घर में ही ज़्यादा रह रहे हैं कि घर में रोज ही ना गाड़ी चलेगी ना पेट्रोल का खर्चा आएगा तो घर से बाहर ही नहीं जाएंगे तो चीज़ें कैसे खरीदेंगे, है जी। तो ये है चक्कर। अच्छा जी, अभी डॉक्टर मुर्तज़ा कह रहे थे कि जी हमें लग नहीं रहा है कि रिसेशन आने वाला है और वर्ल्ड बैंक ने आज बिल्कुल उनके कॉन्ट्ररी एक रिपोर्ट छापी है। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं डेविड मैलपास, उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया के साथ वॉर लंबी से लंबी यूक्रेन की होती जा रही है तो हम अब बड़ा जो है कॉन्फिडेंट हैं इन सेइंग कि ये ग्लोबल रिसेशन जो है ये आ सकता है। ये एक इवेंट इनकी शान में किया था यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स ने, वहाँ पे ये बात कर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने कहा कि जर्मनी की इकॉनमी जो दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है वो चूंकि बेतहाशा हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से स्लो हो गई है तो इसका सारा जो है टिकल डाउन इफेक्ट आएगा, सारे यूरोप के अंदर तो आएगा एज अ रिजल्ट उसका जो है जो लोग यूरोप के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके ऊपर भी आएगा। तो वो कह रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ 2022 ग्लोबल फोरकास्ट जो कि अभी इन्होंने 6 महीने पहले कही थी 4.1% जो कि ऑलरेडी लो थी, उससे भी नीचे अब आज इन्होंने कह दिया है 22 दिस इज 22 एंड ऑफ या जस्ट अबाउट 6, तो वो कहते हैं एंड ऑफ 2022 3.2% पे आ जाएगी ये। तो जो कि हम बता रहे हैं आपको कितने दिनों से, डॉयचे बैंक ने सबसे पहले ये दी थी कि यूएस के अंदर रिसेशन आ रहा है, फिर उनके अपने बैंक ऑफ अमेरिका और दूसरे जो बड़े बैंक्स थे उन्होंने भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स दी थी कि जी स्लो हो रहा है, स्लो वहाँ पे चीज़ें होती जा रही हैं अमेरिका में, और आज वर्ल्ड बैंक ने कह दिया है कि दुनिया के अंदर जो है ग्लोबल रिसेशन आएगा। तो मतलब ये सारे जो हैं बड़े इकोनॉमिस्ट हैं तो इनके आइडियाज़ जो हैं वो हैं। और आप देखेंगे बदनसीबी पाकिस्तान की कि जो ग्रोथ दिखा रहा था इतने स्लो और रिसेशन की बातों के बीच में भी, जैसे कि कल राना कैसर साहब ने भी बताया, सीनियर जर्नलिस्ट जो हमारे साथ करते, 5.9% पे पाकिस्तान की जीडीपी ग्रो कर रही थी। अमेजिंग। आप देखें जरा, एक्सपोर्ट्स ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, कल जो उन्होंने सारी फिगर्स दी हैं और बिला वजह एक गवर्नमेंट जिसने पटड़ी पे डाला हुआ था उसको हटाया। नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू से कि इमरान खान साहब की सारी चीजें बिल्कुल ठीक थी, बट एक इकोनॉमी जो थी एक सही डायरेक्शन में चल रही थी। तो बहरहाल जी अब तो काफी मुश्किल हो जाएगा जो भी आएगा फिर से उसको चीजें संभालना। अच्छा जनाब, सिडनी के अंदर जो है मामला बेतहाशा खराब होते जा रहे हैं और ये तो अब आज फेडरल गवर्नमेंट ने भी इसका नोटिस लिया है। वहां पे क्रिमिनल्स के बीच में टर्फ वॉर शुरू हो गई है और ये जो टर्फ वॉर है, आई वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड कि इसके अंदर मुसलमान इन्वॉल्व हैं। कैन यू इमेजिन? सिडनी के अंदर जो 2 क्रिमिनल गैंग्स हैं जो सबसे बड़े, दे आर मुस्लिम्स। एक तो है अहमदीन ग्रुप फैमिली और एक है हमजे क्लैन।
और अब ये जो अहमदीन जो ग्रुप है, इसने ऑस्ट्रेलिया का जो बिगेस्ट मोटरसाइकिल गैंग है, उसको आउटलॉस कहते हैं, कोमाशेरोस, उसको अब ज्वाइन कर लिया है। और ये कॉन्स्टेंटली जो है ये लोग इन्वॉल्व हैं ड्रग्स, हेरोइन, एक्सटेसी, मेथामेटाफीन, आइस और इलीगल फायर आर्म्स के अंदर। और जो है पुलिस, सिडनी पुलिस कहती है कि हमने जो भी रिसेंटली इनके जो किए थे रेड्स किए थे, उसके अंदर हमको बहुत सारे ड्रग्स और मोबाइल फोन्स और 710,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर कैश और जो है हमने 31 अरेस्ट भी किए थे। लेकिन ये चीज़ इतनी ज़्यादा मेहनत बढ़ती जा रही है कि लोगों को सिडनी में लग रहा है कि अब हमारा बाहर सड़कों पे निकलना मुश्किल हो गया है। वही जो किसी किस्म का माफिया है। हाँ, माफिया है। तो कुछ पता नहीं होता कि आप बाहर निकलें, कहाँ से कोई गोली आए और आपको मार के निकल जाए। तो ये इसके लिए आज बड़ा कंसर्न है। और सिडनी की जो पुलिस है उसने आज फेडरल लेवल को कहा है कि भाई आप जो है ये सिटी के लिए कुछ सोचें। और ये जो टर्फ वॉर है गैंगस्टर्स के बीच में, मगर सबसे मुझे तो अफसोस की बात यही लगी कि इसमें मुसलमान इन्वॉल्व हैं, तो विच इज़ वेरी सैड। आज बहुत ही दुख देने का एक वाक़या जो है सेनेगाल से आया। सेनेगाल के एक हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई और 11 न्यू बॉर्न बच्चे उस आग में मर गए। सेनेगाल के जो ये हॉस्पिटल है, इसके अंदर ये हुआ था, ये टाउन ऑफ टिवोन के अंदर है। और यहाँ पे बड़ी पेनफुल डेथ इन बच्चों की हुई जो कि नियोनेटोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर थे। तो यहाँ पे इनके जो है ये हॉस्पिटल जो है उसमें जब ये वाक़या हुआ तो जाहिर है कि जो प्रेसिडेंट मैकी साल हैं वो सामने आए और उन्होंने कहा जी कि हम बहुत ज़्यादा दुख का इजहार करते हैं, जाहिर है कि हम क्या कर सकते हैं और मेरी डीपेस्ट सिंपथीज़ जो हैं फैमिलीज़ के साथ हैं। लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि भाई अगर हॉस्पिटल जो है उसके अंदर भी प्रॉपर सिस्टम्स नहीं हैं तो फिर कहाँ पे होंगे ना वो 11 न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं है। माँ बेचारी ने 9 महीने इतना कष्ट काट के एक बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चा जो है वो अभी तक पूरी तरह मतलब उसने आंखें भी नहीं खोली और आग लग गई और उनकी डेथ हो गई। तो और मोर ऑफ द रीज़न के ज़्यादा लोग इसलिए दुखी हैं कि बड़ी पेनफुल डेथ है ना, आग लग के बच्चे किसी छोटे मासूम को, तो इट्स वेरी वेरी पेनफुल। अच्छा जनाब, ये एक दफ़ा से फिर छिड़ गई है बहस अमेरिका में गन कंट्रोल के ऊपर। और लेकिन आप देखें कि ये जिस वक्त ये टेक्सास मैसेकर हुआ है उसके बाद फिर से वो कह रहे हैं कि गन्स के ऊपर हमको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है ओपन सीक्रेट्स, ये एक एनजीओ है और इसने आज कुछ स्टैट्स जो हैं वो आज जो है शेयर किए हैं। और उन्होंने कहा जी कि ये इतनी पावरफुल लॉबी है कि ना तो डेमोक्रेट्स ना तो रिपब्लिकन्स कोई भी इसके ऊपर स्टेप लेने को तैयार नहीं है। उन्होंने आज कुछ फिगर्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी 1998 से लेके 2020 तक ये जो प्रो गन ग्रुप्स हैं इन्होंने 171.9 मिलियन यूएस डॉलर्स जो हैं वो डायरेक्टली लॉबिंग के लिए दिए हैं। इसके एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू ओपन सीक्रेट्स एनजीओ। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि 1998 से जो हैं ये तकरीबन 63 मिलियन से ऊपर जो हैं ये पे करते आए हैं और 10 साल में ये जो है प्राइस अब इसको टच कर रही है जो भी हमने आपको नंबर बताया है। वो कहते हैं कि एनआरए जो है ये इसने इसके अलावा 140 मिलियन जो है वो पे किया है, जो स्पेंड किया है लॉबिंग के लिए और ये कि गन्स को ना रोका जाए और इन चीज़ों के लिए। और ये अब इन्होंने एनआरए ने 50 मिलियन अलोन तो स्पेंडिंग की थी ट्रम्प साहब की सपोर्ट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू ओपन सीक्रेट्स तो वो कहते हैं जी कि जिस वक्त तक ये इस तरह की बड़ी बड़ी पेमेंट्स जो हैं ये इलेक्शंस में लगाते रहेंगे तो हाँ, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि इनको इतनी पावरफुल लॉबी को जो है वो रोका जा सकता है। अभी जो 2 जेंटलमैन आए हुए थे बिकॉज दे आर वेरी इन्फ्लुएंशियल पीपल, तो आप सोचें कि दुबई के अंदर एक इवेंट हो रहा था, दुबई जैसी जगह पे, और वहाँ पे एक जो हो रहा था उसमें कहा गया था कि इनिशियल स्टेजेस थे इमरान खान साहब के, तो कहा गया था उस ज़माने में लगता था बहुत पैसे हैं, 2 मिलियन यूएस डॉलर्स जी हमने जमा करने हैं इमरान खान साहब की कैंपेन के लिए। तो वहाँ पे वो जो बड़े बड़े लोग आए थे दे कुड ओनली कलेक्ट जो है 700,000 जो हैं। तो उसके बाद फिर हौले तो ये आप देखें कि ये तो ऑलरेडी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं दे आर स्पेंडिंग ऑन लॉबिंग एंड ये सारे इलेक्शन कैंपेन्स एंड स्टफ। तो इसको कैसे रोका जाएगा ये जो है बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि इलेक्शंस में तो पैसे बहुत चाहिए होते हैं। तो अब ये इतनी बड़ी लॉबी आपको नहीं देगी तो आपके
और क्या सोर्स है आपके पास जो है वो करने का? इंडिया के अंदर आज जनाब बड़े ही जो है फ़नी वाक़यात महाराष्ट्र की देखी गई जो है पार्लियामेंट के अंदर कि वहाँ पे क्या हुआ कि वहाँ पे बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने अपनी जो एक एनसीपी की एमपी हैं सुप्रिया सुले, उनको कहा कि तुम घर जाओ और तुम रोटियां बनाओ, तुम कुकिंग करो, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम जो है पार्लियामेंट के अंदर बैठो जी। तो ये बात क्या असल में हो रही थी? ये बात ये हो रही थी जो अदर बैकग्राउंड क्लासेस हैं उनके ऊपर कि उनको लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में हिस्सा मिलना चाहिए मध्य प्रदेश में, और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसके ऊपर कहा है कि भाई इनको रिजर्वेशंस दी जाएं इन लोगों को ना, ताकि ये भी अपनी रिजर्वेशन सामने लेकर आ सके। तो इस पे उनसे सुप्रिया सुले से पूछा गया कि भाई आप क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा जी कि मैं सीएम से बहुत दफा मैंने कहा है कि टाइम आप में दें, तो वो मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। तो उसके ऊपर जो है चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि तुम किस तरह की एमपी हो कि तुम जो है चीफ मिनिस्टर से टाइम तक नहीं ले सकती हो, तो तुम घर बैठो रोटियां पकाओ और तुम्हें जो है यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं है। तो इसके ऊपर जाहिर है अब दुनिया बड़ी भड़क गई। अब एनसीपी के जो स्टेट विमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं विद्या चवन, उन्होंने कहा जी हम पाटिल साहब को कहते हैं कि तुम घर में अपनी बीवी के साथ बैठो और उसके साथ हेल्प करो चपातियां बनाने में, बिकॉज दैट्स व्हाट यू नो नीड। एंड वो सुप्रिया सी के जो हस्बैंड हैं सदंद सुले, उन्होंने भी इसके ऊपर बड़ा रिएक्शन दिखाया। उन्होंने कहा जी कि मेरी बीवी जो सुप्रिया है वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एंड द स्मार्टेस्ट वुमन है जो मैंने देखी है अभी तक अपनी लाइफ में। ना सिर्फ ये कि वो होम मेकर है, सक्सेसफुल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और मदर है, वाइफ है। तो अगर इस तरह की जो मुझे पहले ही पता है, हमें पता ही है कि बीजेपी जो है उसकी बहुत ज़्यादा मिजियोगाइनिस्टिक और अप्रोच है और वो हमेशा औरतों को डिमीन करते हैं। तो ये तो बीजेपी की पॉलिसी ही है, तो हमको पता ही है इसके बारे में। तो बहरहाल ये काफ़ी गर्मा गर्मी वहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर जो है आज रही। कांग्रेस के जो लीडर्स हैं जी रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन जो हैं उन्होंने आज न्यू दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने एक 20 पेज का हिंदी के अंदर बुकलेट जो है वो निकाला है और इसका नाम है 8 साल 8 चाल सरकार विभाल, मींस 8 years 8 डिसीट्स एंड फेल्ड गवर्नमेंट। जाहिर है कि ये हिट कर रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि मोदी जी ने अपने 8 साल के रूल में 8 झूठ बोले हैं और 8 दफा डिसीव किया है नेशन को। हाई इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, मिस गवर्नेंस, कम्युनल पोलराइजेशन, ये हॉलमार्क्स हैं इनके 8 साल के। इसके अलावा इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है और कोई एम्प्लॉयमेंट को नहीं किया गया इंप्रूव, फार्मर्स की इनकम नहीं की गई, नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे जो हैं अभी तक लटक रहे हैं उसके ऊपर कुछ भी नहीं किया गया, जो स्केड्यूल्ड कास्ट हैं उनकी वेलफेयर के लिए कुछ नहीं किया गया, स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनके लिए कुछ नहीं किया गया और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी कुछ नहीं किया गया। तो ये एक फेल्ड गवर्नमेंट है मोदी जी की। ये कांग्रेस के लीडर्स ने, अजय माकन और सुरजेवाला साहब ने आज कहा। टाइम्स ऑफ इंडिया की जनाब आज एक रिपोर्ट है और इसके मुताबिक खोखरा पुलिस जो स्टेशन है उसके अंदर एक रिपोर्ट आई है और रेप की रिपोर्ट है। और ये है कि एक उन्होंने अरेस्ट किया है खोखरा पुलिस ने एक माइनर को। कैन यू इमेजिन कि कितनी वाइल्डनेस बढ़ गई है दुनिया में। एक माइनर को और एक 20 साल के लड़के को, कि इन दोनों ने एक 43 इयर्स की औरत को रेप किया है। हुआ यह था कि ये एक जगह पे खड़ी थी, इसको लिफ्ट चाहिए थी और ये जानती थी इनमें से एक लड़के को। इसने कहा जी मुझे जो है लिफ्ट दे दो। ये इसको फिर आइसोलेटेड जगह पे लेके चले गए और उन्होंने इसको रेप किया। बहरहाल जी पुलिस जो है उसने अब FIR लिखी है और वो अब इसके खिलाफ जो है वो लेंगे। इसी तरह जो है आसाम के कोकरजकर के जो एरिया है वहां पे 3 लड़कों ने गैंग रेप किया एक 16 ईयर ओल्ड बच्ची का। और ये बच्ची जो थी अपने घर जा रही थी एक दुकान से कुछ चीज़ें खरीद के। तो बहरहाल इसके खिलाफ जो है वो भी उन्होंने अब पुलिस को जब शिकायत लगाई तो उन्होंने बहरहाल तीनों लड़के जो है उनको पकड़ लिया है और अब उनको वो कह रहे हैं जी हम कोर्ट में लेके जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जनाब हालात बहुत ख़राब थे। जैसे कि अपोजिशन कहती थी पैसे नहीं है, महंगाई बहुत है, खजाना खाली हो गया है, लूट मार बहुत चल रही है और ये और वो है। आज जनाब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसने कहा जी कि 27 अगस्त 2021 की जो फिगर्स थी हमारे पास, फॉरेन एक्सचेंज जो था हमारे पास 20.15 बिलियन US था। आज उन्होंने कहा है कि मई 20 को यह सिर्फ ओवर $10 बिलियन रह गया है।
तो अगर पायान पैसे नहीं थे तो फिर ये 10 बिलियन कहाँ गया फिर, हैं जी? तो अब ये तो बड़ा चेकर है, ये हम तो नहीं पूछ सकते, ये तो आप ही पूछे, ठीक है जी। ये पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो आज नेशनल असेंबली को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा जी कि ये जो प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी साहब हैं, इन्होंने ये बुलाया था कि जो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसके ऊपर जो है ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या कहना चाहती है। तो उसके ऊपर इन्होंने कहा जी कि बजाय उसके ऊपर बात करते, शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी कि बहुत ज़्यादा जो है इन्फ्लेशन है मुल्क के अंदर और ये जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत ज़्यादा हो गई है और फितना और फसाद और एनार्की जो है इमरान खान की गवर्नमेंट जो है बढ़ा रही है। हम लेकिन फिर भी उनके साथ दरवाजे हमने डिस्कशन के खुले रखे हुए हैं, अगर वो हमसे बात करना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। और मेरे 2 ही टारगेट्स हैं, हमने फ्री और फेयर इलेक्शंस कराने हैं और जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है उसको रिवाइव कराना है। तो क्वेश्चंस पूछे हैं लोगों ने कि भाई आपके पास जो है प्लान क्या है, तो प्लान शहबाज शरीफ के पास कोई भी नहीं है। नेशनल असेंबली के अंदर आज इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2022 जो है वो पेश किया गया है और जो सारी की सारी जो प्रिडिक्शंस, माजिद भाई 770 टेक्स द लीड इन नॉर्थ अमेरिका। कल जो फयाज भाई ने आके जो प्रिडिक्शंस की थी, एग्जैक्टली दैट्स हैपेंड टुडे, एग्जैक्टली जो उन्होंने कल प्रिडिक्शंस की थी, आज वो अमेंडमेंट बिल जो है नेशनल असेंबली के अंदर पेश किया गया। लॉ मिनिस्टर आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा है कि हम ईवीएम मशीन्स यूज नहीं करेंगे और हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को भी जो है वोट का हक नहीं दे सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इन्होंने रिजेक्ट कर दी। तो अपोजिशन लीडर जो हैं राजा रियाज अहमद साहब, उन्होंने कहा कि जी हम तो नेशनल असेंबली अपना टेन्योर पूरा करेगी और इन्होंने बहुत ज़्यादा पीटीआई को क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा जी इंतहाई उनकी जो है वो ख़राब वो पॉलिटिक्स थी और पीटीआई ने उल्टा इनको जो है वो किया। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की इंतहाई रिग्रेसिव और कंडेमेबल जो है वो पॉलिटिक्स है। ट्विटर आज जो था पागल हुआ था, वो कह रहे थे कि जिस वक्त पाकिस्तान को पैसा चाहिए होता है तो फॉरेन रिमिटेंस हमसे मांगते हैं और हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो हमसे तो अब वोट का हक जो दिया था इमरान खान की गवर्नमेंट ने वो भी आपने ले लिया। तो काफ़ी आज ट्विटर जो थी वो भड़की हुई थी और कुछ बैड कॉमेंट्स भी थे जो कि ज़रा नहीं करने चाहिए, ज़रा ज़बान का जो है वो लिहाज करना चाहिए। बहरहाल जी वो ऐसे नहीं था। गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज जितनी भी हैं और गवर्नमेंट के ज़ाहिर है ऑफिशियल्स जो हैं, उन्होंने आज इमरान खान साहब जो पीटीआई के चेयरमैन को बड़ा कंडेम किया। उन्होंने कहा पूरी की पूरी कौम को ख़राब करके ये आदमी भाग गया है। अच्छा, इस चीज़ का जो जिक्र है वो ख्वाजा ख्वाजा साद रफीक जो कि रेलवेज के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा जी डी चौक पे आके और ये भाग गया है, ही रैन अवे इमरान खान वहां से। और हमने तो जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का पालन किया, हमने तो कोई वायलेशन नहीं की, लेकिन इमरान खान ने उसकी वायलेशन की क्योंकि इसको कहा गया था कि तुमने डी चौक में नहीं आना और ये फिर भी आया और लोगों को रास्ते में छोड़ के जो है ये चला गया। तो मतलब उनका कहने का था कि इमरान खान डर गया और डर के भाग गया है। तो अब इसके ऊपर भी बड़ा रिएक्शन अब आ गया है, तो अब देखेंगे क्या होता है जी आगे चल के। बलोच असेंबली के अंदर जी आज नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है बजिंजो साहब उनके खिलाफ लाने की कोशिश की गई थी। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो जो थे वो पहले ही कह रहे थे कि ये कामयाब नहीं होएगी और एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैपेंड। ये जो है 65 मेंबर की जो है ये असेंबली है और इसके अंदर आपको 33 वोट्स लाने चाहिए अगर नो कॉन्फिडेंस को आपको मूव करना है, लेकिन यहाँ पे पूरे लोग नहीं थे और सिर्फ 14 लोग जो थे उन्होंने ही सामने आके जो किया सिग्नेचर्स किए इसके ऊपर, तो एज अ रिज़ल्ट ये जो है फेल हो गई है। बहुत ही जो अरसे से चल रही थी हॉलीवुड के जो स्टार हैं केविन स्पेसी, उनके ऊपर जो सेक्स चार्जेस चल रहे थे, आज जो यूके की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विसेज हैं उन्होंने ऑथराइज कर दिए हैं ये क्रिमिनल चार्जेस इनके अगेंस्ट ऑन 4 काउंट्स अगेंस्ट 3 मेन। और उन्होंने कहा जी कि ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जितनी भी गैदर की थी इनके खिलाफ इंफॉर्मेशन, उसकी लाइट में हम जो है ये फैसला दे रहे हैं। मजिद भाई आप देखते थे हाउस ऑफ कार्ड्स? नॉट ऑलवेज। यू मस्ट माय गॉड, लगता ऐसे था एक पॉइंट पे कि हाउस ऑफ कार्ड्स केविन स्पेसी के बगैर बन ही नहीं सकता। एग्जैक्टली द एक्टिंग दैट ही डिड इन दैट वन, मैं कहती हूँ इट्स अल्टीमेट, एब्सोल्यूट अल्टीमेट। जो कनाइविंग इसकी स्माइल होती थी और जो इसका स्टाइल था ब्यूटीफुल, वो यानी कि वो जो हाउस ऑफ एक्टर है, बहुत सुलझा हुआ एक्टर है। वो जो हाउस ऑफ कार्ड्स है
वो स्टोरी है कि ये कैसे जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशंस के अंदर जो है साजिशें चलती हैं, कैसे लोगों को हटाया जाता है और पास लाया जाता है, वो सारी है इसके ऊपर। तो आप लोग जो है ज़रूर देखें। अच्छा जी, डिज्नी प्लस मार्वल की जो ये मूवी आ रही है मिस मार्वल, इसके अभी नेक्स्ट मंथ आएगी, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं उन्होंने ये देखी है और उन्होंने इसकी बड़ी तारीफें की हैं। स्पेशली ये जो पाकिस्तानी लड़की जो मरखम में रहती है मजिद भाई, ईमान विलानी, उसकी बड़ी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अमेजिंग, और वैसे भी जो इसकी टोन है दैट इज ब्यूटीफुल। एंड जनाब शोले, शोले कितनी बार देखी है आपने? रमेश सिब्बी की जबरदस्त फिल्म थी, है फ्यू टाइम्स ना। मैंने जो है 14 बार देखी है माजिद भाई। अच्छा। ठीक है जी। हाँ, पहले 7 दफा देखी, फिर देखी, तो 14 बार मैं देख चुकी हूँ इतनी। अच्छा जी, इसके ऊपर आज कुछ नए रेवलेशंस इसके सामने आए हैं। ठीक है जी। एक सीन जो है, जो कि उस वक्त सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने काट दिया था, वो ये था कि उसके अंदर ये जो गब्बर सिंह है, इसने उसको सचिन को पकड़ लिया है और उसने कहा जी रामगढ़ का बाप कौन है? मैं हूं, तुम जानते हो? तो इसने कहा नहीं। तो उसने कहा अपना सर झुकाओ। तो उसने कहा मैं अपना सर नहीं झुकाऊंगा। तो गब्बर सिंह, जो कि अमजद खान जिसने के प्ले किया था गब्बर सिंह का रोल, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें फिर बहुत दर्दनाक मौत दूंगा और ये जो आयरन रॉड है ये मैं तुम्हारी आंख में घुसाऊंगा। तो कहते हैं ये सीन जो है उस वक्त काट दिया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने। उन्होंने कहा था कि ये बहुत क्रूअल है। और अब तो आप फिल्में देख लें कैसे कितनी क्रूअल्टी आ गई है। तो बहरहाल जी, ये बड़ी एक रमेश सिप्पी की जो आइकॉनिक मूवी थी जो कि आई थी 1975 में, तो उसका ये एक बड़ा, ये आज बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई है कि ये सीन काट दिया गया था इसमें से। अच्छा जी, कतर एयरवेज ने आज कहा है कि जो अरब वर्ल्ड की दूसरी एयरलाइंस हैं उनको भी अब हम जो है वो कह रहे हैं कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा शटल चलाएं वर्ल्ड कप जो होने वाला है वहाँ पे फीफा का, उसके दौरान में। और आज इन्होंने कहा है कि 160 डेली शटल्स चलाई जाएंगी। क्यों? क्योंकि आसपास के जो एरियाज हैं, यूएई, बहरीन, ओमान, इनसे लोग सुबह मैच देखने आएंगे और शाम को अपने घरों में वापस चले जाएंगे। तो इसमें जो है अभी तक शामिल हुए हैं ओमान एयर, कुवैत एयरवेज, सऊदी एयरवेज, फ्लाई दुबई से। तो आज कतर के जो एयरवेज के जो सीईओ हैं अकबर अल बाकर, उन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन दी है और वो कहते हैं वी होप के एयर अरेबिया और एतिहाद जो हैं वो भी शायद हमको इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। पाकिस्तान के अंदर जनाब आज दूसरा मैच था श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में। तो आयशा नसीम और कैप्टन बिस्मा मारूफ ने 70 रन की पार्टनरशिप की, उसकी वजह से आज पाकिस्तान दूसरा भी T20 जो है श्रीलंका के अगेंस्ट जो है जीत गया है। ये 3 मैच सीरीज थी। सो पाकिस्तान इज ऑलरेडी 2-0। तो इन्होंने जो है बड़ी ज़बरदस्त जो है पाकिस्तान ने बॉलिंग भी की थी, 102 for 6 पे इनको रिस्ट्रिक्ट किया था और उसके बाद जो है फिर इन्होंने वो चेज किया और अपना टारगेट जो है वो बना लिया। और पीसीबी की तरफ से कुछ आज कुछ क्लैरिफिकेशंस आई हैं, क्योंकि कल परसों से चूंकि ये मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार चल रहा था, तो आ रहा था कि शायद रावलपिंडी के अंदर ये जो मैच 8 जून से पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के बीच में होने वाला है, शायद इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। पीसीबी ने रबिश किया। उन्होंने कहा हम सिर्फ वेन्यू चेंज कर रहे हैं, हम जो है टूर कैंसिल नहीं कर रहे हैं। ये इनका वेस्ट इंडीज़ का जो है उसने नहीं किया है। तो आज इनके जो पीसीबी के डायरेक्टर मीडिया हैं समीउल हसन बर्नी, उन्होंने कहा है कि अब हमको डायरेक्शन दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से कि पिंडी में करने के बजाय इसको मुल्तान से करें। तो हम मुल्तान में अब ये मैचेस सारे करेंगे। पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप 1 जून से शुरू होएगा और वेस्ट इंडीज़ जो है 5 जून को यहाँ पे आएगी। लेकिन इस पे बाबर आजम जो हैं अब उन्होंने कुछ कहा है कि चूंकि चीज़ें खुल गई हैं, बहुत सारे जो हैं अब मैचेस होने लगे हैं यहाँ पे क्रिकेट के और दुनिया में भी। उन्होंने आज आईसीसी को यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को कहा है कि आपने कोविड-19 की पॉलिसीज को कुछ रिलैक्स कर दिया है, रिलैक्स ना करें, उसी तरह के प्रोटोकॉल्स रखें जो कि पेंडेमिक में थे, क्योंकि अभी तक वी आर नॉट ओवर इट। तो अभी भी वो जो है वो चल रही है। एंड एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि मैच खेलने के लिए श्रीलंका जाने लगा था, लेकिन वहां पे श्रीलंका के जो हालात हैं आप देख ही रहे हैं। तो आज जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ हैं टॉड ग्रीनबर्ग, उन्होंने कहा है कि हमारे प्लेयर्स का बड़ा कंसर्न है और वो कंसर्न बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, पावर कट्स हैं, फ्यूल राशनिंग है, वहाँ पे प्लेयर्स कैसे जाके खेलेंगे। तो ये प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है, बोर्ड पे नहीं करता। अगर प्लेयर्स जो है डिसाइड करेंगे कि वो वहाँ पे जाके खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे खेलेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हम नहीं जाना चाहते तो फिर हमको ये टूर कैंसिल करना पड़ेगा। देयर यू गो। ये थी हमारी आज की खबरें। 6:29 और 12 सेकंड हमारी घड़ी में हो चुकी।